नमस्कार, मैं हूं सप्ता पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेत्र का स्पेशल सेगमेंट वीकेंड राउंड अप, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे हफ्ते भर की उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में राजनीतिक सरगर्मियां अभी भी तेज हैं और आसमान से सूरज भी अंगार उगल रहा है। जमीन हो, जानवर हो या इंसान, सब जिंदगी की दो बूंद के लिए तरस रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस उत्तराखंड की जहाँ पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी का मुहावरा खूब प्रचलन में है, जहाँ की जमीन पानी के स्रोतों, नदियाँ, झरने, गाढ़ गधेरों के लिए जानी जाती हैं, जहाँ पहाड़ के कंदराओं से दुनिया की प्यास बुझाने वाली माँ तुल्य गंगा, यमुना और अलकनंदा जैसी नदियों का उद्गम होता है। आज वहाँ पानी के लिए तरसते नल मोदी जी की घर घर जल योजना को ऐसे ही मुंह चढ़ा रहे हैं जैसे उत्तराखंड के आगामी उपचुनाव में बद्रीनाथ से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का। खैर, इस पर तो आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे जल संकट की। उत्तराखंड जल संस्थान की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उत्तराखंड के 477 जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और कम बारिश से नदियों का पानी घट रहा है। हल्द्वानी में गौला व रामनगर अल्मोड़ा में कोसी नदी का जलस्तर गिरने से पीने के पानी और सिंचाई का संकट हो गया है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से अभी गंगा यमुना के जलस्तर में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन इन पर भी दूरगामी असर जरूर पड़ेगा। तो वहीं हजारों स्रोत ग्लेशियरों से रिचार्ज होते हैं। भविष्य में उनके सूख जाने का खतरा भी अभी से नजर आने लगा है। साथ ही साथ नैनीताल झील का जलस्तर चिंताजनक रूप से कम हुआ है। बारिश की कमी और जंगलों में बढ़ती आग के कारण प्रदेश में यह संकट उपजा है। पहाड़ों पर कई जगह लोगों को भारी जल किल्लत से जूझना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में इस बार अप्रैल में सामान्य से 84% और मई में 21% कम बारिश हुई है, जबकि जून में अभी तक के हालात सूखे जैसे ही हैं। इस पर वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता बताते हैं कि बारिश के पैटर्न में बदलाव की वजह से जल स्रोत और खेती-बाड़ी तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। उच्च हिमालय के निचले हिस्सों में बर्फबारी में कमी से हिमालयी नदियों पर भी संकट है। मानवीय हस्तक्षेप से हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जंगलों के कटान, खनन, अनियोजित विकास कार्यों का असर पूरी प्रकृति पर पड़ रहा है। जल संस्थान उत्तराखंड के मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग का यह कहना है कि गर्मी के प्रभाव से उत्तराखंड में जल स्रोत सूखने के साथ ही साथ पानी का स्तर भी कम हो रहा है। इसका असर नदियों पर भी दिखाई दे रहा है। लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। लोगों की परेशानी का अंदाजा तो इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस भरी गर्मी में राजपुर रोड, काठ बंगला, ढाकपट्टी, किशनपुर क्षेत्र के लोगों ने पेयजल संकट से त्रस्त होकर दिलाराम वाटर वर्क्स स्थित जल संस्थान के अधिशासी अभियंता कार्यालय में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया, जहां अफसरों ने उन्हें ये कहा कि पानी स्रोत से ही कम मिल रहा है। उत्तराखंड की राजनीति एक ऐसी रेल बन गई है जिसके डिब्बे कब किस इंजन से जुड़ जाएं ये किसी को नहीं पता। नेताओं का ज़मीर इतना मर गया है कि वह जिस परिवार में पल रहे हैं उसी की जड़ें काटने को तैयार है। ऐसा ही उत्तराखंड के बद्रीनाथ और मंगलौर सीटों पर देखने को मिल रहा है। भाजपा ने बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी को मैदान में उतारा है, जिन्हें पार्टी बदले हुए 6 महीने भी नहीं हुए। आपको बता दें, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़कर जीते भी थे, और अब तकरीबन 4-5 महीने में ही ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि वह सीधे कमल पर सवार हो गए और भाजपा ने भी अपने सभी नेताओं को दरकिनार कर एक नए मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचा दिया। ऐसा ही हाल मंगलौर सीट का भी है, जहां भाजपा ने करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है, जो पहले हरियाणा से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं, आरएलडी से यूपी में चुनाव लड़ चुके हैं, यहां तक कि बसपा में भी अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अब बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। अब सवाल है कि क्या उत्तराखंड के नेता अभी बचे ही नहीं हैं? क्या भाजपा उत्तराखंड में अच्छे नेता तैयार नहीं कर पा रही?
इन दल बदलू नेताओं को वोट देने वाली जनता को देखकर भी ऐसा लगता है मानो पहाड़ की जनता भी गांधारी की तरह अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुकी है, या उन्हें अब नेताओं और पार्टियों द्वारा विश्वासघात की आदत हो चुकी है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसे सैन्य बाहुल्य राज्य भी कहा जाता है। यहाँ की जवानी सेना को समर्पित है। यहाँ हर घर से एक फौजी निकलता है। बावजूद इसके अग्निवीर जैसा मुद्दा चुनाव के दौरान यहाँ की जनता के लिए महत्वहीन जरूर दिखाई दिया। इस पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल कहते हैं कि उत्तराखंड में अग्निवीर और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनाव में प्रभावी नहीं रहे, जबकि इन्हीं मुद्दों पर हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों ने कांग्रेस का समर्थन दिया है। उनका यह भी कहना है कि भले ही वह चुनाव हार गए हों, लेकिन हार जीत का अंतर घटाने में कामयाब रहे। तो वहीं गोदियाल ने कांग्रेस की कार्यप्रणाली और चुनावी तैयारी पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदियाल ने कहा, अगर पार्टी सही समय पर उन्हें प्रत्याशी घोषित कर देती तो शायद पौड़ी संसदीय सीट का नतीजा उनके पक्ष में हो सकता था। उन्हें चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही कम समय मिला, जिस कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये हाल उत्तराखंड की उस इकलौती विपक्ष का है जिसके खुद के नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं। फ्लावर नहीं फायर पुष्कर और धाकड़ धामी के बाद अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर बाबा यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राह पर निकल पड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धाकड़ धामी अब तहसीलों के नाम बदलने की कवायद में लग गए हैं। इन तहसीलों का विकास हुआ हो या ना हो, लेकिन इनके नामों का विकास जरूर हो गया है। केंद्र सरकार ने चमोली जिले की जोशीमठ और नैनीताल जिले के कोशिया कुटौली तहसीलों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब से उत्तराखंड के ऐतिहासिक जोशीमठ, ज्योतिर्मठ और कोशिया कुटौली कैची धाम के नाम से जानी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत वर्ष चमोली के घाट में एक कार्यक्रम के दौरान जोशीमठ का नाम बदलने की घोषणा की थी। क्षेत्रीय जनता भी लंबे समय से यह मांग कर रही थी। इसी तरह गत वर्ष कैची धाम मंदिर के स्थापना दिवस पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोशिया कुटौली तहसील का नामकरण कैची धाम के नाम पर करने की घोषणा भी की थी। इस फैसले को लेकर धामी कहते हैं कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए जोशीमठ और कोशिया कुटौली तहसीलों के नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार की ओर से प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और मैं इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताता हूं। अब बस यही आस है कि नए नाम के साथ नई तहसीलों के उद्धार की कवायद भी जल्द शुरू हो। इसी के साथ आज का वीकेंड राउंड अप यही पूरा होता है। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी कुछ इंपैक्टफुल खबरों की समीक्षा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेत्र।